Hello everyone, welcome to the Layman Way. And this video is a part of my playlist on government schemes, which as usual you can always go on the I button in the top right corner and view our full playlist. Alright guys, if you are new to the channel, do not forget to like, subscribe, share and also turn on the notifications. Do recommend the video to your friends, and if you are following this playlist, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another, and let's get started. दोस्तों आज शुरू करते हैं अपनी स्कीम्स, आगे बढ़ाते हैं अपने स्कीम्स का लेक्चर को, और आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैंड अप इंडिया स्कीम से। तो सबसे पहले हम फिर से नाम से स्टार्ट करते हैं कि क्या है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। तो इंडिया को खड़ा करना है अपने पैरों पे, यही हमको मतलब समझ में आता है इसके टाइटल से, स्टैंड अप इंडिया, भारत खड़ा हो अपने पैरों पे, दैट इज़ व्हाट द स्कीम नेम इज़। और वही इसका मतलब है। हम इसको कैसे खड़ा कर सकते हैं, भारत को अपने पैरों पे कैसे खड़ा कर सकते हैं कि भाई जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, या फिर बैकवर्ड तो नहीं बोलूँगा, जो जिनको ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं इन जनरल, उनको हम अपलिफ्ट करेंगे। जैसे एससीज़ हो गए, एसटीज़ हो गए, वुमेन हो गई, है ना, इनको पिछड़ी नज़रों से देखा जाता है समाज में, तो इनको अपलिफ्ट करने के लिए, है ना, ये स्कीम चलाई गई है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। तो इसमें क्या होता है कि एससी एसटी और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को लोन दिया जाता है। ठीक है, अब लोन कितना रहता है, 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन मिलता है। ठीक है, कोलैटरल फ्री लोन होता है, मतलब आपको कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा इस लोन को लेने के लिए, ताकि ये एससीज़ एसटीज़ और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो लोन लें, और लोन लेके अपना फर्म चालू करें, अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट करें, ताकि उनका भी अपलिफ्टमेंट हो और वो साथ में एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर सकें बाकी लोगों के लिए भी, है ना। तो इसमें क्या होता है, इस स्कीम में क्या होता है, पहली बात तो एक लोन दिया जाता है, 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन दिया जाता है। कितनी ब्रांचेस, उस समय जब लॉन्च हुआ था तब कितनी ब्रांचेस को बोला गया था कि 1.25 लाख बैंक ब्रांचेस जो हैं वो लोन देंगी, और हर ब्रांच को 2 लोन देने पड़ेंगे, है ना। हर ब्रांच को 2 लोन देने पड़ेंगे, एक वुमेन एंटरप्रेन्योर को और एक एससी एसटी तबके के लोगों को। ठीक है, तो ये था अपना स्कीम। अब उसमें और क्या क्या होगा, और क्या किस किस चीज़ का सपोर्ट होगा, जैसे लोन वाला, फैक्टरिंग, मार्केटिंग, ये सब वही नॉर्मल सी चीज़ है ना। लोन देंगे, बस इतना याद रखो कि लोन देंगे इसमें। ठीक है, अब इसमें, अब मान लो भाई आपने लोन लिया, ठीक है, आपने बैंक से लोन लिया, हमने लोन दे दिया, सरकार ने लोन दे दिया एससी एसटी को, और मान लो वो लोग रिपे नहीं कर पाए। तो जब वो लोग रिपे नहीं कर पाए तो क्या होगा, मतलब पैसे का कहीं ना कहीं तो अकाउंटिंग होगा ना, वो पैसा कौन पे करेगा। तो उसके लिए नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी बनाई, जिसका कॉर्पस है 5,000 करोड़ का, ताकि ये जब डिफ़ॉल्ट हो लोन, मान लो जो आपने लोन दिया स्टैंड अप इंडिया स्कीम में, वो अगर डिफ़ॉल्ट हो तो उसको कवर करने के लिए आपके पास कॉर्पस पीछे होना चाहिए, आपके पास पीछे पैसा होना चाहिए। तो उसके लिए 10,000 करोड़ जो है वो सिडबी देगा, ठीक है, और 5,000 करोड़ का एनसीजीडीसी देगा। ठीक है, तो ये था। उसके बाद और क्या क्या है कि भाई जो सिडबी और नाबार्ड जो है, ठीक है, दैट विल बी, इनको, जो नाबार्ड है इसको स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर्स बनाएंगे। ठीक है, ये सेंटर्स होंगे जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी कि भाई स्कीम में एनरोल कैसे करना है, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये सब सेंटर्स होंगे। ठीक है, तो वो है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ठीक है, तो यही सब इसमें भी लिखा हुआ है कि भाई 10 लाख से 100 लाख, मतलब 1 करोड़ तक का लोन देंगे। ठीक है, इंक्लूडिंग द वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो ये है अपना स्टैंड अप इंडिया स्कीम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी स्कीम, जो नई स्कीम की बात करी गई है बजट में, वो है मित्र स्कीम। मित्र स्कीम क्या है, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि टेक्सटाइल पार्क क्या होता है। पार्क का मतलब क्या है, क्या आप यहाँ पे पिकनिक मनाने जाओगे, नहीं, पिकनिक मनाने वाला पार्क नहीं है ये, है ना। ये पार्क क्या होता है, बेसिकली पार्क एक एक बड़ा सा एरिया होता है जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर नीश की इंडस्ट्रीज़ होती हैं। जैसे मान लो ये टेक्सटाइल पार्क की बात हो रही है, तो एक बड़ा सा एरिया होगा जहाँ पे सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ होंगी। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे टेक्सटाइल पार्क। ठीक है, तो ऐसे पार्क बनाने की बात की गई है, ऐसे 7 पार्क बनेंगे ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, और वहाँ पे क्या होगा, इन पार्क्स में क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना देगी ऑलरेडी। मतलब मान लो आपको एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप करनी है, अब आपको कुछ नहीं पता है कि भाई कौन सी मशीन आती है, क्या आता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट ऑलरेडी आपका ये सब यहाँ पे बना के रखेगी। आप बस वहाँ जाइए और ऑपरेट करिए, समझ रहे हो, इसको बोलते हैं प्लग एंड प्ले फैसिलिटी। कि आप बस वहाँ गए, आपने प्लग किया, है ना, और आपने काम स्टार्ट कर दिया, आपको बाकी सब टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, वो सब सरकार ने पहले से ही करके रखा है। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड द पार्क्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ये एम किया है कि भाई हम जो है ये टेक्सटाइल पार्क बनाएंगे, ओवर 3 ईयर्स 7 बनेंगे, ताकि हम जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का साइज़ है उसको हम डबल कर पाएँ।
$300 बिलियन का टारगेटेड बाय 2025-26 तक हमको करना है। और इसका एम क्या है, अब जब ये पार्क बनेंगे इंडिया में, ठीक है, अब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जब यहाँ पे बनेंगी तो क्या होगा, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बूस्टअप होगी, है ना, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होगी, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है, बाहर से एफडीआई आएगा, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। अभी हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि आधे से ज़्यादा सामान तो इंपोर्ट होता है और फिर हम उस पर अपना मार्जिन लगाते हैं और फिर बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, है ना, तो इसमें रेट जो है वो कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाता है। तो जो हम चाइना से मंगा रहे हैं वो डायरेक्टली ये बंदा चाइना से मंगाएगा तो उसको सस्ता पड़ेगा, है ना, तो इस वजह से हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाते हैं। जब हम ऐसा करेंगे, ऐसे बड़े बड़े पार्क्स बनाएंगे और उसमें मास स्केल पर प्रोडक्शन करेंगे तो क्या होगा, ग्लोबली हम कॉम्पिटिटिव बनेंगे, इन्वेस्टमेंट्स आएगा, है ना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पीपल वांट टू गेट रिटर्न्स आउट ऑफ यू। अब आप जब यहाँ पे आप जब इंडिया में ही सब कुछ बनाओगे और आपका मार्जिन ज़्यादा होगा तो आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन भी ये अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट तो हो गई, ऑब्वियसली आप जब पार्क बनाओगे लोगों को एम्प्लॉय करोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट का भी इशू टैकल होगा, करेक्ट। तो ये सब इसके मेन टारगेट एरियाज़ हैं। उसके बाद क्या है कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज़ होंगी, ठीक है, ताकि एक्सपोर्ट हमारे बढ़ पाए, हम चैम्पियन बन पाए टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में, ठीक है। तो ये सब हमारा मित्र स्कीम में होने वाला है अभी जो आगे आएगी। अब दूसरी स्कीम, अब नेक्स्ट स्कीम पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्कीम क्या है, पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है हम किस पे फोकस होगा इसमें, स्कीम में हेल्थ के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर फोकस होगा, ठीक है। तो वही स्कीम है कि भाई हम इसमें स्वास्थ्य के ऊपर फोकस करेंगे। कैसे फोकस करेंगे कि भाई आप इमरजेंसी हॉस्पिटल्स बनाओगे, आप मोबाइल हॉस्पिटल्स बनाओगे, ठीक है, आप जो है रूरल और अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर्स बनाओगे, करेक्ट। तो ये बेसिकली सबसे पहले देख लेते हैं क्या है, कौन सी स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। और उससे भी पहले जिसको ये नहीं मालूम है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड क्या होती है और सेंट्रल सेक्टर क्या होती है, उसके लिए मैं बता देता हूँ कि सेंट्रल सेक्टर वो स्कीम होती है जिसमें पूरा का पूरा 100% फंडिंग जो होता है वो सेंटर करता है, ठीक है, 100% फंडिंग जो है वो सेंटर करता है। दैट इज़ कौन सी स्कीम, दैट इज़ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड क्या होता है, स्पॉन्सर्ड मतलब कोई स्पॉन्सर कर रहा है आपको, ठीक है। तो स्पॉन्सर में क्या है कि सेंटर और स्टेट दोनों इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। आइडियली वो उसको स्टेट को करना चाहिए बट सेंटर उसको स्पॉन्सर करता है, ठीक है। तो सेंटर और स्टेट दोनों पैसा लगाते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में, ठीक है। और सेंट्रल सेक्टर में क्या होता है, सारा का सारा पैसा जो है वो सेंटर देता है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है, क्या होगा, 17,000 लगभग, ये हमने बजट के लेक्चर में भी डिस्कस किया है कि 17,000 रूरल और अर्बन सेंटर्स, अर्बन वेलनेस सेंटर्स बनेंगे, ठीक है। इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स बनेंगी, पब्लिक हेल्थ यूनिट्स बनेंगे, क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स बनेंगे, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स बनेंगे, मोबाइल हॉस्पिटल्स बनेंगे, है ना, यही सब था। उसके बाद क्या है, स्ट्रेंथिंग ऑफ द नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल, एनसीडीसी को हम स्ट्रेंथन करेंगे। और ये भी हमने बात किया था कि 5 जो उसकी रीजनल ब्रांचेस हैं और जो 20 हेल्थ सर्वेलियंस उसके यूनिट्स हैं उनको हम स्ट्रेंथन करेंगे, है ना। इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन पोर्टल बनाएंगे जहाँ पे आपको हर हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं, जितनी भी कुछ भी हेल्थ से रिलेटेड जो चल रहा है सारे स्टेट्स और यूटीज़ में, वो आपको इस पोर्टल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब है ना। उसके बाद 17 न्यू पब्लिक हेल्थ यूनिट्स बनाएंगे और जो एग्जिस्टिंग 33 हैं उनको हम स्ट्रेंथन करेंगे, ठीक है। तो ये सब था आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना में, ठीक है। उसके बाद एक और जो स्कीम के बारे में बात की गई थी वो थी स्वच्छ भारत मिशन 2.0, ठीक है। हमने स्वच्छ भारत मिशन की पिछले लेक्चर में शायद बात किया था, है ना। बट अब स्वच्छ भारत मिशन 2.0 क्या है, इसमें नए टारगेट्स रखे गए हैं। जैसे कि बजट में बोला गया था कि स्वच्छ भारत है स्वस्थ भारत, है ना, स्वच्छता होगी तो डिसीज़ फ्री इंडिया बन पाएगा, है ना। तो ये मोटो है इसका स्वच्छ भारत मिशन का। अब हम जो स्वच्छ भारत कैसे कर सकते हैं, हम क्लीननेस कैसे मेंटेन कर सकते हैं कि भाई हम एयर पॉल्यूशन को कम करें, हम प्लास्टिक के रिडक्शन को, प्लास्टिक के यूज़ को कम करें, है ना। हम जो वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, उसका हम मैनेजमेंट करें, फीकल स्लज मैनेजमेंट और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट करें। फीकल स्लज होता है बेसिकली जब आपके टॉयलेट से जो आपके वेस्ट जाता है वो जब बाकी वेस्ट से मिल जाता है, जैसे मान लो टॉयलेट पेपर से मिल गया या फिर XYZ पॉलीथीन मिल गया, तो जो बनता है उसको हम बोलते हैं फीकल स्लज, ठीक है। तो फीकल स्लज मैनेजमेंट हम करेंगे, ठीक है। ये उसको हम मैनेज करेंगे, वेस्ट वाटर को हम ट्रीट करेंगे, सोर्स पे ही हम गार्बेज को सेग्रीगेट कर देंगे, गीला कचरा सूखा कचरा इनिशियली जहाँ से वेस्ट जनरेट हो रहा है वहीं पे ही हम उसको सेग्रीगेट कर देंगे, ठीक है, ताकि ईजी प्रोसेसिंग हो पाए। उसके बाद सिंगल यूज़ प्लास्टिक को रिड्यूस करेंगे, एयर पॉल्यूशन को कम करेंगे, ठीक है। कैसे कम करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन साइट्स को कम करेंगे हम ताकि जो ऐश उड़ता है वो कम हो पाए, ठीक है। बायो रेमिडिएशन करेंगे ताकि जो डंप साइट्स हैं उसका हम ईजिली ऑर्गेनिक तरीके से उसका डिस्पोजल कर पाएँ, है ना। तो ये सब था अर्बन भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में, ठीक है। इसके लिए ये 5 साल का इसका टेन्योर है, 21 से 26 तक।
और ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कितना पैसा एलोकेट हुआ है, क्योंकि ये कभी कुछ भी पूछता नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्कीम पे हम बढ़ते हैं, कौन सी स्कीम है। नेक्स्ट स्कीम देखते हैं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। अब नाम से देखो क्या है, मैट्रिक क्या होता है, मैट्रिक होता है 10th, है ना, 10th होता है। और पोस्ट मतलब 10th के बाद, ठीक है। पोस्ट मतलब 10th के बाद, मैट्रिक मतलब हो गया 10th, स्कॉलरशिप मतलब कि 10th के बाद अगर आप एजुकेशन परस्यू करना चाहते हो तो आपको सरकार पैसे देगी, है ना। तो आपको सरकार पैसे देगी, यही मतलब है इसका, और यही मतलब है भी एक्चुअली इसका, कि भाई जो एस सीज़ हैं, जो गरीब शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनको सरकार इसमें क्या करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंट देती है, ताकि वो आगे की स्टडीज़, 10th के बाद वाली स्टडीज़ जो हैं, पोस्ट मैट्रिकुलेशन और पोस्ट सेकेंडरी स्टेज वाली, उसको ये लोग कंप्लीट कर पाएँ, है ना, ताकि उनका एजुकेशन स्टैंडर्ड बढ़े, उनको अच्छी जॉब्स मिलें और उनका अपलिफ्टमेंट हो, ठीक है। तो ये एस पे फोकस करती है, ठीक है। और ये कौन सी स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब सेंटर और स्टेट साथ में मिलकर पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें। 2006 में लॉन्च हुई थी, तो ये याद रखना कि रिसेंटली लॉन्च नहीं है ये। ऐसा कभी मत माराना कि भाई बजट में बात करी गई है तो रिसेंटली ही लॉन्च हुई होगी, नहीं, बहुत पुरानी है ये। 2006 में 2006 में इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। स्टेट्स में उसकी स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है, यूटी में उसका यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इंप्लीमेंट करता है, ठीक है। अब ये स्कॉलरशिप अवेलेबल किन किन स्टूडेंट्स के लिए, जो सिर्फ इंडिया में हैं उन्हीं के लिए, अवेलेबल फॉर स्टडीज़ इन इंडिया ओनली। अगर आप इंडिया में पढ़ने चाहते हो तभी अवेलेबल है, अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो तो उसके लिए ये स्कीम नहीं है, ठीक है। उसके लिए ये स्कीम नहीं है, उसके लिए अलग स्कीम है। तो वो अब्रॉड जाने के लिए भी लोन देती है सरकार, एस टीज़ को, OBCs को भी मिलता है, बट वो स्कीम अलग है, ठीक है। तो उस पर हम अभी कंसनट्रेट नहीं करेंगे। ये वाली स्कीम जो है ये सिर्फ इंडिया में स्टडी के लिए है, सिर्फ इंडिया और इंडिया में ही, ध्यान रखना, इंडिया ओनली। कभी कभार आपको ट्रिक ऐसे बताई जाती होगी कि ओनली लिखा हो स्टेटमेंट में, तो हमेशा गलत हो जाता है। तो ऐसा हमेशा गलत नहीं होता है, कभी कभार सही भी हो जाता है। तो ये सिर्फ इंडिया में ही स्टडीज़ के लिए है, ठीक है। और उसमें कैप क्या है कि जो उनका जो गार्जियन इनकम है, जो फैमिली इनकम है उनकी, वो 2.5 लाख से पर साल पर ईयर से कम होनी चाहिए, ठीक है। तभी स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो पाओगे, करेक्ट। तो ये है। उसके बाद आते हैं हम दूसरी स्कीम पे। क्या बोलती है, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। अब फिर से नाम से देख लेते हैं। सबसे बढ़िया तरीका होता है किसी भी स्कीम को डिकोड करने का, कि उसका नाम देखो आप, नाम में ही आधा सार होता है उस स्कीम का। तो अप्रेंटिसशिप मतलब क्या होता है, अप्रेंटिसशिप मतलब होता है कि आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे हो, आप किसी को स्किल कोई प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। अप्रेंटिसशिप वो होता है, जैसे इंटर्नशिप होती है ना कॉलेज में, वही होती है अप्रेंटिसशिप भी, बट अप्रेंटिसशिप इज़ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। आप जब जॉब कर रहे हो, आपका ट्रेन भी आप साथ में हो रहे हो, ठीक है। आपको ट्रेनिंग भी दी जा रही है, आपको स्किल्स भी दिए जा रहे हैं। ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्यों, क्या नीड था इसका, नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम का क्या नीड था, क्यों लाया गया। क्योंकि भाई सरकार ने ये रियलाइज़ किया कि जो कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हो, जो थ्योरेटिकल नॉलेज आप गेन कर रहे हो, दैट इज़ नॉट रेलिवेंट, और मतलब बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। क्योंकि कंपनीज़ जो स्किल्स डिमांड करती हैं, वो कॉलेज ग्रेजुएट्स के पास नहीं होते हैं। इवन आप आईआईटीज़ भी क्यों ना देख लो, ठीक है, उस वहाँ पे भी आप मैकेनिकल लो और आप इंडस्ट्री में जाओगे तो बहुत ही आपको मतलब गैप दिखेगा उस चीज़ में, कि आपने जो पढ़ा है और जो आप एक्चुअली में कर रहे हो, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो ये गैप आपको दिखेगा उस चीज़ में। तो इसी को ब्रिज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला कि जब भी कोई स्टूडेंट, है ना, जब भी कोई स्टूडेंट क्या मतलब, आप जब कॉलेज से ग्रेजुएट हो रहे हो और आप किसी इंडस्ट्री में जॉब करने जा रहे हो, तो 1 साल का आपका पहले ट्रेनिंग होगा। उस 1 साल में सारे हम आपको ट्रेन करेंगे, सारे स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे कि काम एक्चुअली होता कैसे है, ठीक है। तो वो है ये नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। तो इसमें क्या होगा कि 1 साल का प्रोग्राम होगा, ठीक है, 1 साल का प्रोग्राम होगा जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी, स्किल्स दिए जाएंगे, ऑन द फील्ड जो काम होता है, फील्ड पे जो काम होता है वो सिखाया जाएगा। थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी, ठीक है। तो ये है। अब उसके बाद क्या होगा कि ये आपने जब एक बार 1 साल का पूरा ये कोर्स कर लिया, जब 1 साल की पूरी ट्रेनिंग हो गई आपकी, तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अब वो सर्टिफिकेट जो होगा वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप मान लो नेक्स्ट जॉब में जा रहे हो, आपने 1 साल की ट्रेनिंग कर ली, ठीक है, फिर आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करो तो आप बहुत ही रेलिवेंट कैंडिडेट बन जाओगे, आपको कंपनी ईजिली हायर कर लेगी, क्योंकि कंपनी को लगेगा कि भाई इसने ऑलरेडी ही नोज़ बेसिकली द ऑन फील्ड वर्क, ठीक है। कंपनीज अभी इसीलिए जनरली कॉलेज के स्टूडेंट्स को कम पैकेज देती हैं या प्रेफर नहीं करती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार इनको इसको तो हमको सिखाना पड़ेगा अभी, है ना, अभी सिखाएंगे, उसको टाइम लगेगा सेटल होने में। बट जब आप ऑलरेडी सीख चुके होगे 1 साल, तो आपका एम्प्लॉयबल प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि दे लर्न ऑन द जॉब एंड क्विकली, ठीक है।
तो एक सिस्टमैटिक मॉड्यूल बनाया जाएगा, एक सिस्टमैटिक आपका ट्रेनिंग मॉड्यूल होगा जिससे आप गुजरोगे, आपके टेस्ट वेस्ट होंगे और ये सब पूरा होगा, ठीक है। तो वही बस यही है इसमें कि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको इस स्कीम के लिए सर्टिफिकेट देगी और इंडस्ट्री और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको साथ में लाया जाएगा ताकि ये ट्रेनिंग को सक्सेसफुल बनाया जाए, ठीक है। तो इसका मोटिव क्या है कि इंडिया के यूथ को हमको स्किल करना है, ठीक है। तो ये सब है, सेंटर, स्टेट और प्राइवेट तीनों मिलकर इस पर काम करेंगे, करेक्ट। तो ये हो गया आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, ठीक है, नेट्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन क्या है, फिर से हम नाम से देख लेते हैं कि भाई समुद्र के गहराई में जाना है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो आपका ओशियन है उसके एकदम सी बेड पे, मतलब बहुत ही डेप्थ पे जाके हम वहाँ पे जो भी मिनरल्स हैं उनकी हम माइनिंग करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड डीप ओशन मिशन। मतलब डेप्थ में जाके ओशन की जो वहाँ पे मिनरल्स होते हैं, अब ओशन के बेड जो होता है, ओशन का जो बेड होता है वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे निकल हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो ये सारे जो मिनरल्स हैं, है ना, ये इसको हम बोलते हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, ठीक है, पीएमएन इसको बोलते हैं, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। तो इसको हम माइन करेंगे, ठीक है, ताकि हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो मीटअप हो पाए, ठीक है। तो ये इस मिशन का पूरा सार है। अब देख लेते हैं क्या बोल रहा है। डीप सी माइनिंग करेंगे, जैसे कोयले का माइनिंग होता है ना, कोयले के माइनिंग में क्या होता है कि भाई वहाँ जो बड़ा सा रॉक होता है उसको हम ब्लास्ट करते हैं और फिर अंदर से कोयला निकालते हैं ना, ये होता है कोयले की माइनिंग में। वैसे ही डीप ओशन सी माइनिंग करेंगे कि भाई ओशन के फ्लोर पे हम इसको खोद के और फिर हम ये सारे मिनरल्स को निकालेंगे, ठीक है। अंडर वाटर व्हीकल्स होंगे जो 6000 सबमरीन्स बेसिकली इंडिया ने बनाई है जो 6000 मीटर तक जा पाएगी, ठीक है। 6000 मीटर मतलब 6 किलोमीटर सरफेस से नीचे जाके इट विल एक्सप्लोर, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि इसमें एक डीसैलिनेशन प्लांट होगा। अब मतलब ये दो की प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें जो डीप ओशन मिशन के अंदर हैं। एक तो डीसैलिनेशन प्लांट है, जो डीसैलिनेशन मतलब होता है कि आप नमक जो होता है ना पानी में से, आप जो सॉल्टी वाटर होता है उसमें से आप सॉल्ट जब निकाल देते हो तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीसैलिनेशन। क्योंकि जो सी का वाटर होता है वो खारा होता है, मतलब नमकीन होता है ना, तो उससे जब आप सॉल्ट निकाल देते हो तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीसैलिनेशन, ठीक है। तो डीसैलिनेशन प्लांट होगा और एक सबमर्सिबल व्हीकल होगा, ठीक है। सबमर्सिबल व्हीकल जो कि 6000 मीटर तक जा पाएगा, ठीक है। ये जो कि मैंने आपको बताई दिया। फिर डीप ओशन मिशन विल इनेबल इंडिया टू डेवलप कैपेबिलिटीज़ टू एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज इन द सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन। और इसके लिए अगर आप लास्ट ईयर से न्यूज़ फॉलो कर रहे हो, ठीक है, लास्ट ईयर इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो है ना, ISA ने, UN की जो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है उसने इंडिया को 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का लगभग वो दिया था, अलॉट किया था एरिया इंडियन ओशन में, सेंट्रल इंडियन ओशन में, ताकि आप वहाँ पे जाओ और वहाँ पे आप ये जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं इसको आप एक्सट्रैक्ट करो। और ऐसा ये माना जा रहा है, जो साइंटिस्ट ने जो प्रिडिक्ट किया है उन्होंने ये बोला कि अगर आप इसका जो जितना भी सी पे मटेरियल है उसका आप अगर 10% भी आप एक्सप्लॉइट कर पा रहे हो तो इंडिया का एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो नेक्स्ट 100 ईयर्स के लिए बहुत ही सेफ है। मतलब 100 ईयर्स तक आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। It has been estimated that 380 million metric tons MMT of polymetallic nodules are available at the bottom of the sea in the central Indian Ocean. तो 380 ऐसे होगा ये बेसिकली 380 MMT का यहाँ पे ये सी बेड पे मटेरियल पड़ा हुआ है। इसका अगर हम 10% भी एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारा अगले 100 साल के लिए जो एनर्जी है वो हो जाएगा सही, मतलब सस्टेनेबल एनर्जी हो जाएगा। हमको एनर्जी टेंशन शॉर्टेज का टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से मशीन होगा सबमरीन जो जाके माइनिंग करेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट देखते हैं आगे वाला मिशन कौन सा है, गगनयान मिशन। गगनयान तो हमको मालूम है इसरो का बहुत ही न्यूज़ चल रहा है और ये बजट में बोला भी गया कि दिसंबर तक हम मैंड मिशन लॉन्च करेंगे। तो गगनयान में क्या है, गगनयान में बेसिकली जो हमारा GSLV Mark 3 है, GSLV Mark 3 वाला जो हमारा रॉकेट है वो हमारे एस्ट्रोनॉट्स को लेके जाएगा लो अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है। लो अर्थ ऑर्बिट में लेके जाएगा, वहाँ पे 5 से 7 दिन ये लोग रहेंगे और ये वापस आ जाएंगे। ये बस टेस्ट करने के लिए कैपेबिलिटी कि हम इंडिया एक मैंड मिशन स्पेस में ले जा पा रहा है कि नहीं, ठीक है। बट इससे बेनिफिट क्या क्या होगा, कंट्री को क्या क्या बेनिफिट होने वाला है गगनयान मिशन से। एक तो भाई देखो, आप जब कंट्री के अंदर कोई ऐसा मिशन लॉन्च कर रहे हो तो आपका साइंटिफिक कैपेबिलिटी भी बढ़ता है, ठीक है। आपका टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट भी होता है, बच्चों को और इंटरेस्ट आता है। क्योंकि आपने देखा होगा जब चंद्रयान मिशन 2 लॉन्च हो रहा था तो इनफैक्ट मैंने तो रात में बैठ के देखा भी था कि कब वो उसका वो
वो लैंड कर रहा है। तो मतलब इतना ज़्यादा इंट्रीगिंग है ये चीज़। मतलब ऑब्वियसली इसरो इज़ आवर ओनली स्पेस एजेंसी दैट कैन मेक एन इम्पैक्ट ऑन द स्पेस मिशंस, राइट। तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है, उनका साइंस और स्पेस में इंटरेस्ट कितना इससे बूस्टअप होगा अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है। तो मतलब दैट वुड बी फिनोमिनल। मतलब बहुत सारी रिसर्च आने लगेगी, नासा से इतने टाई अप्स होने लगे हैं जब से सक्सेसफुल सैटेलाइट्स इसरो लॉन्च करने लगा है, करेक्ट। तो वो सब होगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, साइंस का लेवल बढ़ेगा इंडिया में, है ना। यूथ इंस्पायर होगा, कोलैबोरेशंस जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस है जैसे नासा के साथ, वो सब इम्प्रूव होंगे। और लोकल इंडस्ट्रीज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोकल इंडस्ट्रीज़ जो हैं, अब भाई आप मिशन बना रहे हो, आप सेटल पूरा स्पेस लॉन्च बना रहे हो, तो उसमें जो कंपोनेंट्स लगेंगे वो भी मेक इन इंडिया ही होंगे, क्योंकि मेक इन इंडिया तो पूरा मेक इन इंडिया चल ही रहा है। तो आप प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को भी बूस्टअप दोगे, जैसे एल काम करता है ना। एल इज़ अ सप्लायर टू इसरो एज वेल, है ना। तो वहाँ इसरो अपने कंपोनेंट्स बनवाता है एल से। तो ये एम्प्लॉयमेंट भी बूस्टअप होगा, क्योंकि ज़्यादा लोग लगेंगे फिर, है ना। इन इंडस्ट्री प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी बूस्टअप होंगी, और फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो बढ़ेगा ही, ठीक है। दैट इज़ गगनयान मिशन। तो कैसे होगा, GSLV Mark 3 लॉन्च होगा हरिकोटा से, फिर ये लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस होगा, 5 से 7 दिन वहाँ रहेंगे ये लोग, और फिर बाद में ये कैप्सूल जो है वो अपने अरेबियन सी, जो गुजरात के पास अपना कोस्ट है, वहाँ पे स्प्लैश डाउन करेगा, ठीक है। इस टाइप से मिशन प्लान्ड है हमारा। फिर नेक्स्ट स्कीम कौन सी है, नेक्स्ट स्कीम है विवाद से विश्वास स्कीम। क्या है ये विवाद से विश्वास स्कीम, लास्ट बजट में हमारे आई थी। तो इसमें हमने डायरेक्ट टैक्स लिटिगेशन जो है, जो डायरेक्ट टैक्स के डिस्प्यूट्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए हमने ये स्कीम लाई है, ठीक है। तो ये क्या स्कीम है, इसमें डायरेक्ट टैक्स कैसे होगा कि जैसे मान लो भाई आपने आपने ITR भरा, ठीक है, आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरा, बट वो डिस्प्यूट में आ गया, क्योंकि या तो आपने कुछ गलत क्लेम किया है, या तो आपने ज़्यादा रिफंड मांग लिया है, XYZ रीज़न से वो ब्लॉक हो गया, तो ये डिस्प्यूटेड कैटेगरी में चला गया आपका टैक्स रिटर्न, ठीक है। अब ये जितने भी डिस्प्यूटेड केस हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट के पास पैसा तो गया नहीं है, मतलब जो भी है वो सेटलमेंट तो होता नहीं है ना जब तक ये क्लियर नहीं होता है। तो अब उसको सेटल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम एक स्कीम निकाल रहे हैं, जिसमें अब आप जब सेटल नहीं करोगे, आपने मान लो वो नहीं दिया, टैक्स सही नहीं पे किया, तो जितना भी डिस्प्यूटेड अमाउंट है उस पर क्या लगता है, उस पर टैक्स लगता है। मतलब उस पर एक्स्ट्रा पेनल्टी लगती है, टैक्स नहीं पेनल्टी लगती है। अब जो भी पेनल्टी लग रही है उससे तो वो अमाउंट बढ़ गया है, तो उसके बाद जिसको पे करना होगा वो बोलेगा आप पड़ा रहने दो भाई, हम क्या करें, हम नहीं पे कर रहे अभी, और क्योंकि अब तो आपने पेनल्टी भी लगा दी है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम पेनल्टी आपकी माफ़ कर देंगे, अगर आप सामने आके बोलोगे कि हाँ हमें ये क्लियर करना है, हम आपकी पेनल्टी माफ़ कर देंगे। तो दैट इज़ व्हाट इज वॉज कॉल्ड विवाद से विश्वास स्कीम, कि डायरेक्ट टैक्स को सॉल्व करने के लिए, डायरेक्ट टैक्स लिटिगेशन को रिड्यूस करने के लिए दिस वाज विवाद से विश्वास स्कीम। तो इसमें वेवर मिल जाएगा, इंटरेस्ट और पेनल्टी पे, जो भी पेनल्टी आपकी लग रही है उस पर वेवर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप March 31 तक देते हो, ये ऑब्वियसली कोविड के टाइम इसको फिर जून कर दिया था, ठीक है, बट जब इनिशियली आई थी तो मार्च था ये, ठीक है। तो यही सब है इसमें, कि भाई जो डिस्प्यूटेड टैक्स पेयर है उसको 25% ही बस देना पड़ेगा अगर वो पे करता है। मतलब डिस्प्यूटेड जितना भी अमाउंट है उसका बस आप 25% पे करो, ठीक है, बाकी रहने दो, हम पेनल्टी और इंटरेस्ट इंटरेस्ट सब आपका माफ़ कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद अगर आप पे करते हो तो 30% है, यही चीज़, ये सब याद करने का ज़रूरत नहीं है, बस इतना आपको पता होना चाहिए कि ये स्कीम रिलेट किससे करती है। ये स्कीम डायरेक्ट टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्स लिटिगेशन है उसको सॉल्व करने के लिए ये स्कीम आई थी, बस वही है ये चीज़, इतना कुछ वो इसमें परसेंटेज याद करने का जो है वो ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो दोस्तों बस ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि एक और बड़ा सा स्कीम बचा है, NAPCC वाला, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो उसमें हमारे 8-9 जो मिशंस हैं उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, सिंस वो एक पूरा एक कंप्लीट टॉपिक है, तो उसको मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया था। वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा कवर करेंगे NAPCC, और उसके मिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी बार जो इन्वायरमेंट पे फोकस रहता है वो इन मिशंस पे रहता है। तो जो भी नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम मिलते हैं, और जाने से पहले एज़ यूजुअल लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए, दोस्तों को रिकमेंड करिए वीडियो, है ना। कमेंट करके बताइए कि आपको और आगे कौन से लेक्चर्स चाहिए, और आप चाहते हो कि और आगे स्कीम्स कौन सी हम इंक्लूड करें, तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए, हम उस पर काम करेंगे। चलिए फिर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।